नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी के लिए या स्टेट पीएससी के लिए हम अपने आप को पॉलिटी के सापेक्ष में कैसे तैयार करें, या पॉलिटी का एक स्ट्रक्चर है उसको कैसे हमें तैयारी करना चाहिए, उसके रिसोर्स आपके पास क्या होने चाहिए, या लास्ट ईयर का जो एक ट्रेंड है, जो एनालिसिस है, यानी उनका जो वेटेज है प्रश्न का, वो किस प्रकार से किन टॉपिकों से आता है। साथ में जानेंगे कि हमें पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है या हमारी जो प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की इस यात्रा में। आज हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी के सापेक्ष में। तो जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए कुछ पिलर्स होते हैं प्रीलिम्स के लिए। यदि आप उन पिलरों पे काम कर लेते हैं तो कोई भी 3 से 4 पिलर अगर आपने सोचा कि अगर हम इन पे काम करेंगे तो हम आराम से प्रीलिम्स भी और मेंस भी क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन से लगभग 50 क्वेश्चन ही सही करने होंगे आपको यूपीएससी में। तो वहाँ आपको कुछ पिलर पे काम करना पड़ेगा, जिसमें मेन पिलर जो है वो पॉलिटी को भी आप ले सकते हैं। अब प्रश्न बन जाता है कि पॉलिटी के सापेक्ष में अगर हम लोग यूपीएससी के सापेक्ष में देखें तो वहाँ इसका सिलेबस क्या है। पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, हम लोग फिर मेंस की बात करेंगे। अगर सिलेबस के सापेक्ष में देखें तो यहाँ इट मीन्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट यही मान लेते हैं कि पॉलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैं आपको आज बताऊंगा कि पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंट है, पढ़ने का स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए, इन सब पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, राइट। तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है, तो पहले सिलेबस को इसने 3 पार्ट में रखा गया है। इट मीन्स इंडियन पॉलिटी, यहाँ पे गवर्नेंस, और आगे लिखा है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी एक होता तो फिर इसके सामने क्यों लिखा जाता, पहली बात समझने का प्रयास करें। सेकंड पॉइंट में इसमें लिखा है पॉलिटिकल सिस्टम, एंड थर्ड जो इसका पॉइंट बन जाता है वो क्या बन जाता है, इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो वो बन जाता है पंचायती राज। और पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इशू, अधिकार के जितने भी इश्यूज हैं। यानी हम अगर कहें तो यूपीएससी के सापेक्ष में सिलेबस को 3 पार्ट में उसने डिफाइन किया है कि इंडियन पॉलिटी क्या होती है, गवर्नेंस शासन प्रक्रिया क्या होती है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिफाइन किया है। एंड नंबर 2 पॉइंट आता है पॉलिटिकल सिस्टम, कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो राजनीतिक सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली क्या होती है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे तो पंचायती राज जितना भी हमारा सिस्टमेटिक तरीका है वो क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशूज। इन 3 डायग्राम में ध्यान रखना यूपीएससी ने अपने सिलेबस को डिफाइन किया है। बात करें इनके अगर वेटेज की, अगर 2019 की हम लोग बात करें, 2020 की अगर हम लोग बात करें, 2021 की बात करें, तो 2022 की बात करें, तो लगभग अगर 2021 में हम लोग देखें यहाँ पे कि लगभग 11 क्वेश्चन इसमें दिया, 14 क्वेश्चन दिया। यहाँ से लगभग अगर 2020 में अगर हम लोग देखें तो आप ये मान सकते हैं कि 17 क्वेश्चन दिया, यहाँ पे 13 क्वेश्चन दिया। कुल मिला के अगर हम लोग कहें तो एक छोटा सा एक वेटेज निकल के आ जाता है कि आपने एक दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी कि पॉलिटी का जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में या स्टेट पीएससी को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी, कि इतना एक वेटेज रहता है। तो आप ये मान के चलें कि लगभग यहाँ ये कह सकते हैं कि 15 से लेकर 20 के बीच में क्या होता है, पॉलिटी का एक वेटेज रहता है। जहाँ पे आपको यूपीएससी में 100 क्वेश्चन दे रखे हों और 100 में से लगभग अगर 20 क्वेश्चन यहाँ आ रहे हो तो 20% अकेला वेटेज किससे निकल के आ रहा है, पॉलिटी से आ रहा है। तो आपको कुछ कोर एरियाज पे काम करना होता है कि हमें 50 क्वेश्चन ऐसे किन किन एरियाज को डिफाइन करना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट्स का पॉलिटी अच्छा होता है, किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा होता है, तो जो उसका अच्छा होता है उस पर तो अच्छे नंबर आने चाहिए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटी को भी एक बेहतर पिलर्स में आप लोग डिनोट कर सकते हैं। अब प्रश्न बन जाता है कि हमें इसे पढ़ना कैसे चाहिए। बहुत जबरदस्त तरीके की चीज़ों को हम लोग लेके चल रहे हैं, बने रहिए दोस्तों। पहली बात, प्रश्नों का जो स्ट्रक्चर होता है वो कई प्रकार से होता है। भावना को समझिएगा, प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होती है, जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है यूपीएससी में, वो कई प्रकार से होता है। समझाऊंगा आपको। पहला, कभी कभी वो फैक्ट पे काम कर लेता है, तथ्य पे काम करता है। कभी कभी वो कंसेप्ट के काम करता है, यानी जो उसका एक कंसेप्ट कह सकते हैं कि अवधारणा पे काम करता है, कि क्या उसका कंसेप्ट है वो अवधारणा पे काम करता है, अवधारणाएं। और तीसरा पॉइंट यहाँ एप्लीकेशन या अनुप्रयोगात्मक पे काम करता है, कि एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोगात्मक पे काम करता है। और भी इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का जो दायरा है वो 3 प्रकार का होता है। पहला, कभी वो फैक्ट पे काम करेगा, कभी वो कंसेप्ट पे काम करेगा, कभी वो अनुप्रयोगात्मक यानी अप्लाइड पार्ट पे काम करेगा।
अगर आप तीनों ही किसी टॉपिक को नहीं समझ पाए हैं तो वहां से चीजें अवगत नहीं है। मैं एग्जाम्पल बेस्ड आपको समझाता हूं कि तीनों का रोल किस तरीके से रहता है। देखिएगा, अगर हम इस कहानी को बड़े आराम से लॉजिकल पॉइंट से समझे तो आपके दिमाग में पूरी फिल्मनुमा कहानी बन जाएगी। जैसे अगर मैं पहले पॉइंट पे बात करूंगा कि तथ्य में जब भी प्रश्न पूछेगा, जब भी वो फैक्ट से प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा, यही पूछेगा आर्टिकल 74 का 1 क्या कहता है, ध्यान रखना। तो अगर आपको ये नहीं पता कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मंत्रिपरिषद की स्थापना की जाएगी, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के परामर्श के लिए या राष्ट्रपति को परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना की जाएगी। ये मंत्रिपरिषद होगा, एक काउंसलिंग होगी जिसका हेड, जो इसका मुखिया कौन होगा, पीएम होगा। आप सोचिएगा यहां से ऐसा प्रश्न जो बन रहा है वो क्या है, फैक्टनुमा बन रहा है। लेकिन जब वो अवधारणाओं पे जाएगा तो प्रश्न का स्ट्रक्चर वो चेंज कर लेगा। इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ से कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। अगर हम इसको कंसेप्ट पे बात करेंगे बेटा तो ये पूछना स्टार्टिंग कर लेगा कि मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। मंत्री परिषद में क्या अंतर है, देखिएगा। और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मिनिस्टर एंड द काउंसलिंग, अंतर है, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप इस प्रश्न को टैकल नहीं कर पाओगे। इट मीन्स मतलब वहां पे आपके पूरे मंत्रिमंडल के साथ साथ मंत्रिपरिषद की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा है। और जब हम लोग अप्लाइड पार्ट पे आएंगे, अधिकतर ऐसे प्रश्न अप्लाइड पार्ट पे मेंस में दिए जाते हैं दोस्तों, तो वहां भी आपसे क्या पूछता है, जो अप्लाइड पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट है, वहां पे क्या करेगा, एक आनंद के साथ पूछेगा कि मंत्रिमंडल चक्र के अंदर एक चक्र है, देखिएगा, अंदर एक चक्र है, आलोचनात्मक विवेचना करें या विवेचन करें। लो जी, पूछ लिया प्रश्न आपसे। तो जब एक प्रश्न का स्ट्रक्चर आपने देखा तो उसकी प्रश्न की पूछने की जो प्रवृत्ति है, ध्यान रखना, उसने अपने एक ही कंसेप्ट से, यही भी मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से प्रश्न था तथ्य का, ये भी कंसेप्ट से प्रश्न था, और ये भी क्या है, एप्लीकेशन से प्रश्न था। और जब इन तीनों को तुम नहीं समझ पाओगे कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, इसका चयन कैसे होता है, इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, इसकी कार्य करने की प्रणाली क्या होती है, मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है, या यहाँ पे बैठने वाले लोग कौन होते हैं, किस आर्टिकल के तहत ये कार्य करते हैं, राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं तो क्या राष्ट्रपति उसके लिए मानने के लिए बाध्यकारी है या नहीं है। तो आर्टिकल 71 का क्या कर दिया गया है, गोविंद नाथ ने क्या केसेस ऐसा हुआ है कि क्या राष्ट्रपति परामर्श के लिए बाध्य है या नहीं बाध्य है, या एक बार बाध्य है, 2 बार बाध्य है, ये अगर नहीं पता होगा तो तथ्य भी तुम सही तरीके से नहीं रट पाओगे। डायरेक्टली किताबों ने यही सब चीजें लिखी हैं। तो यहाँ जब तक एक ही प्रणाली को 3 से 4 एस्पेक्ट में आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप किसी भी टॉपिक के दायरे को नहीं समझ पाएंगे। अब ये प्रश्न बन जाता है कि हमें पढ़ने की स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां से कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन संविधान, और पॉलिटी को एक ही मान लेते हैं, राज व्यवस्था। इसको थोड़ा लॉजिकल पॉइंट से समझने का प्रयास करें। देखिए, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल ऑफ बुक है, यानी एक कानून की किताब है, एक कानून का दस्तावेज है जहां से शासन का संचालन किया जाता है। अब वो संचालन किसी भी व्यवस्था में हो सकता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी कह सकते हैं धर्म के क्षेत्र में, चाहे वो प्रशासन के क्षेत्र में। तो यानी अगर मैं कहूं कि संविधान क्या है, संविधान एक रूल ऑफ बुक है, रूल ऑफ बुक है, यानी एक दस्तावेज है। किस चीज का, कानून का एक दस्तावेज है। शासन यानी कह सकते हैं कि कानून का एक दस्तावेज है। क्या होता है, यहाँ एक कानून के दस्तावेज से हमने क्या किया, जैसे घर है, एक परिवार है, उस परिवार में कुछ नियमों का संचालन कर दिया कि भाई ये वाला काम ये करेगा और ये वाला काम ऐसे करेगा,
तो मतलब जब मर्यादाओं के आधार पर हमने एक परिवार का संचालन कर दिया, तो ऐसे ही जब देश को चलाने के लिए, शासन प्रणाली को चलाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए या देश को डेवलपमेंट करने के लिए जो मूलभूत कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, उसको हमने कहाँ किया, एक प्रोह दिया किसी किताब में, उस किताब को हमने क्या कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। आप सोचिएगा, अब यहाँ से घर के जो मुखिया होंगे, जो बड़े मेंबर होंगे, गांव में आपने देखा होगा आज भी वो पंच व्यवस्था होती थी, तो पंच व्यवस्थाओं को हमने क्या कर दिया है, घर के मुखिया के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो मुखिया हैं देश के, वो कहाँ बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे। वो उनको कैसे कौन चयन करेगा, ये लंबी प्रणाली समझेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है, किस चीज़ का, कानून का दस्तावेज है। अब यहाँ से प्रश्न जब भी बचेगा तो यहाँ क्या होता है, यहाँ सार्वजनिक जीवन का संचालन होता है, सार्वजनिक जीवन का संचालन, उसके अनुकूल क्या है, नियम है। जैसे शिक्षा के प्रति नियम है, प्रशासन कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, इसके नियम है। और यहाँ से अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इसके नियम है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या करेंगे, इसके नियम है। आप इसको कई प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट बन सकते हैं। तो दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल ऑफ बुक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि राज व्यवस्था क्या है, राज व्यवस्था के बाद अगर बोलें तो राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है, अनुप्रयोगात्मक रूप है। तो इट मीन्स मतलब क्या है, ये व्यवहारिक रूप है। अब ये व्यवहारिक रूप क्या है, इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, संविधान का व्यवहारिक रूप को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब संविधान का व्यवहारिक रूप इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये लंबा प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ हमने क्या कर रखी हैं, कई प्रकार की चीजें इस्टेब्लिश कर रखी हैं। जैसे यहाँ संसद है, कोई समस्या आएगी यहाँ से ये इम्प्लीमेंट करेगी। उधर न्यायालय है, कोई न्यायालय अगर दिक्कत आएगा तो कैसे करेंगे। तो यानी जो संविधान के अंतर्गत निहित है, उसका बेहतर प्रबंधन करने के लिए, व्यवहारिक रूप में स्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास क्या है, संस्थाएं भी हैं, देखा होगा आपने। तो संस्थाओं ने क्या कर रखा है, उसका इंक्लूमेंट कर रखा। अब इसको बेसिक टर्मिनोलॉजी से एग्जाम्पल बेस पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अब आप समझ जाओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो आई थिंक यू कैन से, अब आप जान पाएंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक दस्तावेज है, किसका, कानून का। तो वहाँ नियमों का प्रबंधन कर रखा है। जैसे आर्टिकल 17 के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पष्टता का उन्मूलन करता है, यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है। तो यहाँ अस्पष्टता के बारे में ये कहता है कि अस्पष्टता क्या है, इसके बारे में वो बताता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता करता है, ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति अस्पष्टता करता है तो उसकी दंड की प्रक्रिया क्या होगी, दंड किस प्रकार से दिया जाएगा, दंड देगा कौन, दंड देने के नियम प्रक्रिया क्या होगी, सब बारे में जानकारी के आर्टिकल 17 डिफाइन करता है। तो यहाँ रक्षा के प्रबंधन से कि ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, ये व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ दंड की व्यवस्था, यहाँ नियम कानून की व्यवस्था, या क्या दंड होगा इसकी व्यवस्था की गई है, नहीं की गई है। अब मान लीजिएगा दो व्यक्ति हैं यहाँ से, ए और बी। ए ने क्या किया, इस बी के साथ कुछ ऐसा दुरुपयोग किया जिससे कि उसकी अनटचेबिलिटी को खतरा हुआ या प्रभावित हुई। वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो व्यक्ति न्यायालय जाएगा, जुडिशरी जाएगा। तो जब जुडिशरी जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जज के सामने अपनी जो प्रक्रिया है उसका तहत करेगा। अब प्रश्न ये बन जाता है कि जो जज है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी मुकदमा इसके पास आया होगा उस मुकदमे का क्या करेगा, एक जांच पड़ताल करेगा। और वो जांच पड़ताल जब करेगा तो वहाँ से यहाँ क्या इसके अंतर्गत नियम बनेंगे, इन नियम बनाने के लिए कौन बैठा है, पार्लियामेंट, संसद बैठी है। तो अब सोचिएगा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि अनटचेबिलिटी के लिए 1955 में अस्पष्टता कानून लेके आ गए थे। अस्पष्टता निवारण अधिनियम हम लोग लेके जब आए थे तो उसमें क्या है, वहाँ पे ये डिफाइन कर रखा है कि यदि कोई अस्पष्टता करता है तो उसका दोष क्या होगा, दोष देने की प्रक्रिया क्या होगी, उसको कारावास कितना समय का दिया जाएगा, या उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, या उसको एक प्रकार से किस तरीके से उसको प्रभावित किया जाएगा, ये इसका वर्णन कर रखा, जिसको 1976 में हम लोगों ने नागरिक अधिनियम के नाम से या नागरिक अधिनियम संरक्षण के नाम से कन्वर्ट कर दिया। तो इसी को हम लोग 1976 में क्या कर दिया गया है, नागरिक संरक्षण अधिनियम, नागरिक निवारण, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से डिफाइन कर दिया गया। अब सोचो,
हमें प्रभावित कहाँ मिला? आर्टिकल 17 में। लेकिन यहाँ पे इसके अनुकूल जो दंड प्रक्रिया है, जो कानून की प्रक्रिया है, कारावास की प्रक्रिया है, क्या दंड होगा, क्या स्पष्टता है, वो हम लोगों ने कहाँ डिफाइन करी? यहाँ पे। तो आप समझ पा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से रूल ऑफ बुक है, इसको हम लोग अप्लाइड कहाँ करते हैं? इधर वाले पार्ट में करते हैं। तो यानी जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पॉलिटी को एस्पेक्ट में मिलके नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उसका एक पूरा दायरा नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे, हर किसी टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, तो बड़ा मजा सा आपको आ जाएगा। ये पूरी सीरीज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आप बने रहिएगा मस्ती के साथ। रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, हम लोग करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने का कई प्रकार से, जैसे हमने क्या किया है, सबसे पहले क्या डाल दिए कॉन्स्टिट्यूशन में? तो हम कह सकते हैं सर आर्टिकल डाल दिए। तो ये कहना गलत है कि आर्टिकल नहीं डाले गए हैं। तो अब बोलेंगे सर क्या डाला गया? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पार्ट में कन्वर्ट करा, किस में कन्वर्ट करा? पार्ट में। कितने पार्ट हैं, कैसे हैं, ये सारी कहानी हम लोग समझेंगे बड़े आराम से। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने कहाँ डिफाइन कर दिया? नो, आर्टिकल में। इट मीन्स अनुच्छेद में। अनुच्छेद के बाद हम लोगों ने कहाँ कन्वर्ट कर दिया? इसको क्लोज में कन्वर्ट कर दिया, जिसको परउन्तक कह सकते हैं। और क्लोज के बाद कहाँ कन्वर्ट कर दिया? सब क्लोज में, उप परउन्तक। ठीक है। अब एक प्रश्न बन जाता है, यहां से क्लोज में सब क्लोज में क्या अंतर? अगर हम लोग इस कहानी को देखा जाए तो आपकी कहानी पूरी एक स्ट्रक्चर वाइज बन जाएगी। अगर मैं इसे बोलूं कि 19 का जो 1 है और ये ए है, तो इसका मतलब ये क्या है? क्लोज है। और ये क्या है? इसका सब क्लोज है। क्लियर? यहां तक कंसेप्ट आ रहा है? अब कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करता है, इस क्लोज में सब क्लोज में, ध्यान रखना, अपना जो दायरा है पढ़ने का वो चेंज कर लेता है, समझ नहीं पाता कि इसमें अंतर क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, देखिएगा, समझिएगा। निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो वहां आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। पहला है यहां से 39 का ए। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन तुम लिख लीजिएगा, 40 है, 41 है और 40 ए है। क्लियर यहां तक? अब इसका प्रश्न का आंसर लगाएंगे तो हर कोई स्टूडेंट ये समझ लेता है कि हाँ 39 ए में है, इसको टिक करके वो अपनी पतली गली से वो निकल लेगा। लेकिन प्रश्न को एक भावनाओं से अगर हम लोग समझें तो ये क्या व्यवस्था करता है? ये हर किसी व्यक्ति के लिए डीपीएसपी के अंदर रोजी रोटी की व्यवस्था करता है। अब सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका बेहतर आंसर क्या है? ये है। तो अब ये समझो कि क्लोज में सब क्लोज में क्या अंतर है। जब मैंने यहाँ पे लिखा 40A, इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप में इंडिविजुअल आर्टिकल है, ये अपना अलग आर्टिकल है, ये क्लोज में नहीं दे रखा है। तो क्लोज बेसिकली क्या होता है? अगर 39A लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये 39 का ए पार्ट है। तो ये क्या है? ये क्लोज है, ना कि ये क्लोज है। अगर उसने किसी भी किताब में, मान लीजिएगा यहाँ से हम लोग मौलिक अधिकार कर्तव्य पे जाएंगे तो 50A लिखेगा, ना कि 50, अगर ए ने ये लिखा इसका मतलब ये क्लोज बन जाएगा। लेकिन वो पार्ट क्या है? आर्टिकल है, अलग इन्वॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते समय ये भी विशेष ध्यान रखना है, कभी कभी जब प्रश्न आते हैं तो वहाँ तथ्यात्मक चीज़ों को क्या करता है? चेंजिंग करने का प्रयास कर लेता है। तो वहाँ अगर ये चीज़ लिखी तो इसका मतलब है कि अलग इंडिविजुअल आर्टिकल है, ध्यान रखना। अब इसकी कहानी को समझने का तो आपके दिमाग में फिल्म बनी होगी कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। अब हमें पढ़ने का दायरा कैसे इस्टेब्लिश करना चाहिए। जैसे इंडिया में क्या है, देखिए बेटा, अगर हम पहले स्टार्टिंग बात करें इंडिया में, इंडिया के सापेक्ष में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि केंद्र राज्य के बीच में संबंध, रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। अब यहां से कहानी थोड़ी सी बड़े मजे की आपकी आ जाएगी। भाग नंबर 1 पे जाएंगे, आर्टिकल नंबर 1 पे जाएंगे तो वही सब चीज लिखी है। तो इंडिया में
हमारे पास क्या है, अगर केंद्र राज्य के बीच में संबंध पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको फेडरलिज्म सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। अब ये इसके लिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी लहजे में आपको बता दूं कि जब आप तैयारी कर पा रहे हो तो तैयारी का स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, एक तो एग्जाम बेस्ड और एक सिलेबस बेस्ड। सिलेबस का मतलब है कि जब को पहले पूरा पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम का मतलब है कि एग्जाम में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको डायरेक्टली हिट होते हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे अगर हम बात करें किसी भी स्टेट के अंतर्गत, यानी स्टेट मतलब राज्य मतलब राष्ट्र के अंतर्गत जब भी कानून का शासन होता है तो वहाँ उसको चलाने के लिए कुछ चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। अब हमारे पास शासन प्रणाली में दो प्रकार की प्रणाली होती हैं, एक होता है फेडरल सिस्टम, इट मीन्स संघीयात्मक व्यवस्था, एंड सेकेंड इज यूनिटरी सिस्टम। इट मीन्स मतलब कह सकते हैं एकात्मक व्यवस्था। अब लोग इसे पता नहीं सीक्वेंस वाइज पेड़ बना के बनते हैं, मैं आपको विद इन 1 मिनट में आपको बता दूंगा, देखना कैसे होता है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब सेंटर के और स्टेट के जो दायित्व हैं वो बराबर कर दिए जाएं या इक्वल कर दिए जाएं। आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है, लेकिन इस पॉइंट को समझने से पहले आपकी इसकी थोड़ी सी फीलिंग को समझना पड़ेगा। अब यहाँ से दायित्व कौन से वाले, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करें कि क्या किया इन दोनों का जो पिता है, इनका जो फादर है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कुछ ऐसे कार्य दायित्व स्टेट सेंटर को दे दिए जिनको सेंटर ही करेगा, कुछ दायित्व किसको दे दिए, केंद्र को दे दिए। इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक पिता है जिसने कुछ कार्यों और कुछ शक्तियों का जो विवेचन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दे दिया, केंद्र को दे दिया। अब कुछ जो बचे हैं उसको किसको दे दिया, ध्यान रखना, राज्य को दे दिया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही अपने क्षेत्रों में क्या है, परिपूर्ण है कि अपने जो नियम दिए गए हैं उसमें नियम करने की प्रक्रिया, चेंजिंग करने की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया, कार्य कराने की प्रक्रिया में क्या है, स्वतंत्र है। अब इसमें एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसको समझो कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक पिता है और कॉन्स्टिट्यूशन सारे दायित्व किसको दे दिए हैं, सेंटर को, और सेंटर की इच्छा के अनुकूल जो दायित्व हैं अपने अनुकूल वो क्या करे, स्टेट को दे या ना दे, किस तरीके से दे, ये किसके ऊपर जिम्मेदारी है, सेंटर की। तो जिस व्यवस्था में सेंटर और स्टेट इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, डिपेंड ऑन रूल्स या रेगुलेशन जो अपने अपने क्षेत्र में बांटे गए हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, फेडरल सिस्टम बैठे हैं। और जहां कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे जो अधिकार हैं किसको दे दिए गए, केंद्र को, और केंद्र अपने अनुकूल स्टेट को चलाता है, ध्यान रखना, तो क्या होगा, उसको हम लोग यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। आप समझिएगा, अब जब ये केंद्र इनके एरिया में हस्तक्षेप करेगा तो क्या होगा, विवाद बन जाएगा। तो यानी यहां पे क्या है, आप लॉजिकल पॉइंट से समझिएगा, कुछ ऐसे विषय जो केंद्र को दिए गए हैं उन पर अधिकार केंद्र का है, कुछ ऐसे विषय जो राज्य को दिए गए उनको राज्य का अधिकार है, तो यानी उन अधिकारों पर ये स्वतंत्र है, इसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इनमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में वो कहानी क्या होती है, खत्म हो जाती। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये हुआ कि जब भी आप पढ़ाई करें तो पूरे कंसेप्ट में पढ़ें। अब यहाँ से विवाद की प्रणाली क्या होगी, विकसित होती हुई चली जाएगी आपकी, कि जब यहाँ केंद्र राज्य को देता है सारे संबंध, तो ये स्टेट किसके ऊपर डिपेंड है, सेंटर के ऊपर डिपेंड है। आपने देखा भी होगा, यहाँ सेंटर में किसी और की गवर्नमेंट होती है, राज्य में किसी और गवर्नमेंट होती है, फिर भी अपने पूर्ण अधिकारों के प्रति क्या रहते हैं, सहज रहते हैं और चलाते हैं राज्य के शासन को। तो इसको पढ़ने का दायरा पूरा कंसेप्ट नुमा रखिएगा, अप्लाइड पार्ट पर रखिएगा, तब आपको जो मजा आएगा ना, ध्यान रखना, उसकी जो फिल्म बनती चली जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो यूपीएससी भी एक फिल्म है, ध्यान रखना। इस फिल्म को आप लोग बनाइएगा। फिल्म का मतलब है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, रिसोर्स क्या रखने हैं, तैयारी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये स्टेप बाय स्टेप होगा तो आपका दिमाग सुबह उठने का तुरंत तैयार हो जाएगा कि हमें आज ये अचीव करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पूरी सीरीज के साथ में आपके सामने पॉलिटी लेके आ रहा हूँ। उसमें हम लोग जानेंगे कि हाँ पॉलिटी को किस तरीके से इंटरलिंक करते क्वेश्चन के साथ पढ़ना चाहिए। 3 रिसोर्स बहुत जरूरी है, ध्यान रखना पॉलिटी के लिए। पहला रिसोर्स क्या होता है, PYQ, लास्ट ईयर के पेपर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो यूपीएससी के लास्ट के 5 से 10 साल के पॉलिटी के पेपर होने चाहिए आपके पास। सेकेंडरी जो बेसिक नॉलेज है, जिसको कॉमन नॉलेज कहता हूँ मैं, उसको एनसीईआरटी। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड, लेकिन एनसीईआरटी को इंप्लीमेंट कैसे करना ये नहीं आता तो कोई फायदा नहीं, ध्यान रखना। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ से बन जाता, थर्ड पॉइंट देखा जाए तो एडवांस बुक।
एडवांस बुक का मतलब है कि एनसीईआरटी कोई बोले कि सफिशिएंट है क्वालिफाई करने के लिए, पॉसिबिलिटी नहीं है। एनसीईआरटी सिर्फ कॉमन नॉलेज को क्या करती है, इकट्ठा करती है। कॉमन नॉलेज का मतलब ये रहा कि यूपीएससी में अगर 100 क्वेश्चन है तो वहां से अगर कहा जाए तो अगर ये कहें कि पॉलिटी का लगभग 20 क्वेश्चन आ रहा है तो ये मान के चलें कि 10 से 12 क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ से आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एडवांस से आएगा। तो दोनों चीज़ों को इंटरलिंक करते हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के धन्यवाद दोस्तों। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बने रहिएगा और एंजॉय करिए इस यात्रा का। एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का जो सेशन है हमारा बहुत कम समय का कैसा लगा। मैंने आपको बताया कि पॉलिटी पढ़ना कैसे चाहिए, पॉलिटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी चीज़ें हम लोग कल लेके आते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।